नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली बम ब्लास्ट की अगर बात करें तो कई सनसनीखेज खुलासे नज़र आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अ, 6 दिसंबर का दिन चयनित किया गया था अ, कुछ पिन पॉइंट लोकेशंस पर बड़े इंटेंसिटी के ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन जिस तरह कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स और उसके बाद लगातार तफ्तीश और ये तार खुलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स टेरर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं और कहीं न कहीं दिमाग देकर पूरे भारतवर्ष में इस तरह के टेरर मॉड्यूल काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर से तार जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर उमर, डॉक्टर राथर, मुज़म्मिल और डॉक्टर शाहीना की अगर बात करें, प्रयासरत यही थे कि भारतवर्ष में लगातार आतंक का तांडव वो खेला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक कितनी बड़ी चुनौती, खासकर दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद और जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू विवेक। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा व्हाइट कॉलर टेररिज्म जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई पढ़े-लिखे वेल क्वालिफाइड लोग आतंक को पोषित करते आए हुए हैं, आतंक को प्रोत्साहित करते हुए नज़र आ रहे हैं। कितनी बड़ी डेंजरस स्ट्रेटजी नज़र आ रही है सर? देखिए, जैसा आपने कहा व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए नया नहीं है। लेकिन जो चीज़ इस वक्त नहीं आई है, जो दोहराने वाली है, वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी का रोल। जी। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो रोल है, वो एक बहुत ही सस्पिशियस और मैं कहूँगा कि ऐसा रोल है जिसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म था, व्हाइट कॉलर टेररिज्म के इंसिडेंट्स थे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो अभी सामने आ रहा बिल्कुल। है। और ये ऑर्गेनाइज्ड जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू जेएनके, इसकी तारें अलग अलग स्टेट्स के अंदर जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो नई बात नहीं है, लेकिन जैसे ये पकड़ा गया है और जैसे इसके तारे जुड़ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी नई बात है और हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। सर, जैसे आपने कहा कि इसे ऑर्गेनाइज्ड व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्योंकि इंटरस्टेट मॉड्यूल्स निकल के सामने आ रहे हैं। एटीएस ने गुजरात से 3 लोगों को पकड़ा जिनमें एक डॉक्टर भी थे, चाइना से एमबीबीएस करके आए थे और केमिकल पर काम करते हुए नज़र आए थे। आज कानपुर से एक और डॉक्टर को पकड़ा गया हुआ है। डॉक्टर शाहीन की अगर बात करें, लखनऊ से उनके तार जुड़े हुए थे और कहीं न कहीं 2021 में डॉक्टर मुज़म्मिल, डॉक्टर उमर को तुर्की ले जाते हैं। वहाँ जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर से उनकी मुलाकात और फिर रेडिकलाइज़ेशन की अगर बात करें, कितना बड़ा रोल इस तरह के टेरर मॉड्यूल भारतवर्ष में चुनौती पेश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो टेरर मॉड्यूल्स हैं, इनसे साफ जाहिर है कि जो टेररिज्म को हम सोच रहे थे कि टेररिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो फैल भी रहा है। और खासकर उन राज्यों के अंदर फैल रहा है जो कि अब तक शांतिपूर्ण माने जाते थे। अगर आप देखेंगे जो स्टेट्स जो चुनी गई हैं, वो ऐसी स्टेट्स हैं जो कि हमेशा कम्युनली सेंसिटिव रही हैं। इन स्टेट्स के अंदर बेसिक इनका एम जो था, मेरी नज़र हमेशा जो इनका एम रहा है, किसी तरह से भी भारत के अंदर कम्युनल क्लैशेस कराई जाए। और यही इस मॉड्यूल का भी मुझे जो है वो मकसद लगता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि देखिए, एक डॉक्टर साहब थे 2023 में, जिनको कि यहाँ से सर्विस से निकाला गया था टेररिज्म के साथ उनका लिंक होने के लिए। एलजी साहब ने उसको निकाला था, बिल्कुल। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन उसी डॉक्टर को इस अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट किया, ये मालूम होते हुए कि ये जम्मू कश्मीर से इनको निकाला गया है टेररिज्म के साथ इनका लिंक होने के कारण। उनको वहां पर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो इससे साफ जाहिर है, मेरे मन में कोई शक नहीं है कि अल फाला यूनिवर्सिटी भी जो है वो भी इसी व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक हिस्सा है, इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। और इट वाज एक्टिंग एज ए हेवन फॉर व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। सर, जो अभी बड़ी खुलासा आया है कि 6 दिसंबर पिन पॉइंट किया गया था कि एक वाइडर टेरर एंगल्स और ब्लास्ट की साजिश। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो दिल्ली को दहलाने के लिए ये सब प्लान किया जा रहा था। और जो टारगेट्स चुने गए थे, फिर भी मैं कहूंगा जो टारगेट चुने गए हैं, उनसे साफ जाहिर है कि वो चाहते थे किसी न किसी तरह पर दंगे फसाद हों और मैस कैजुअलिटीज हों। क्योंकि जो टारगेट चुने गए थे वहां पे फुटफॉल इतना ज्यादा है कि आप अगर वहां पे एक्सप्लोजन करते हैं तो वो इट लीड टू लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। और ये जो 6 तारीख है, ये क्यों चुनी गई मुझे शायद इतना समझ नहीं आ रहा है। बाबरी मस्जिद का डेटा। ओ यस यस यस। तो देखिए ना, फिर तारे कहाँ जुड़ रही हैं, बिल्कुल। कहाँ जा रहा है ये सब मामला। तो
हम तो सोचे थे कि बाबरी मस्जिद गॉन केस नाउ, पर इसको रिवाइव किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये तो रिवेंजफुल एक्टिविटी थी। एग्जैक्ट। तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 6 दिसंबर शायद एक मॉड्यूल पकड़ा गया है, और मॉड्यूल कितने काम कर रहे हैं अभी पता नहीं है। पर जिस तरह से पकड़ा गया है ये मॉड्यूल, उसके लिए मैं एसएसपी श्रीनगर को बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहूंगा, और उनकी काबिलियत के ऊपर मैं बहुत ही खुश हूं। क्योंकि ये जो पोस्टर लगना जैश ए मोहम्मद के आम बात थी, कश्मीर के अंदर कोई नई बात नहीं है ये, लेकिन उस आम बात को उन्होंने खास बात समझा, और उनके दिमाग में लगता है, उनके जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उनके दिमाग में घंटी बजती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो शायद उनके दिमाग में घंटी बजी, और उस घंटी बजने का ही ये नतीजा है कि हमने इनको प्री मैच्योरली, इससे पहले कि ये अपना प्लान इंप्लीमेंट कर सकते 6 दिसंबर को, ये पूरा मॉड्यूल जो है वो पकड़ा गया। और उसी का एक पैनिक रिएक्शन हमने देखी, कैसे डॉक्टर उमर ने वो जो है लाल किले के पास अपना सुसाइड बॉम्बर का एक्ट किया, और कैजुअलिटीज वहां पर हुई। तो कहने का मतलब ये है कि दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है, टेरर मॉड्यूल्स बढ़ रहे हैं, और इनमें वो लोग शामिल हो रहे हैं जिनके ऊपर उम्मीद नहीं की जा सकती। और खासकर डॉक्टरी पेशा, डॉक्टरी पेशा तो वो पेशा है जो लोगों को जिंदगी देता है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जिंदगी अपनी बचाने के लिए, पर ये तो डॉक्टर लगे हुए थे बिहाइंड द सीन, जिंदगी और छीनने के लिए, और मौतों का एक तांडव कराने के लिए। तो ऐसे डॉक्टरों को भी तो अब हमें एक क्वेश्चन मार्क लगना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि इन्होंने डॉक्टरों का जो पेशा है, एक वेरी ऑनरेबल पेशा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग इन्होंने लगा दिया है। सर 17 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद के पोस्टर श्रीनगर में निकले, उसके बाद डॉक्टर संदीप की अगर बात करें आईपीएस अधिकारी, कहीं ना कहीं उनकी एक इंट्यूशन और उसके बाद जो तार खुलते नजर आ रहे हैं, सनसनीखेज खुलासे इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर खाली जम्मू कश्मीर ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ सालों से लगातार बाहर से जो खासकर सो कॉल्ड धर्म गुरुज यहाँ मौलवीज आ रहे हैं, जो रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया पिछले कई सालों से कश्मीर में जम्मू संभाग में भी चलती नजर आ रही है, कितनी बड़ी चुनौती पोज की जा रही है। कल जमात उल इस्लामी के कई ठिकानों पर भी छापे किए गए, आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। देखिए, रेडिकलाइजेशन ही सबसे बड़ी चुनौती है, नहीं तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो वेल टू डू, वेल पेड डॉक्टर्स, आप वो इस प्रकार के कार्रवाई में शामिल होंगे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन। और रेडिकलाइजेशन को कौन कर रहा है? दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, और दूसरा है फिजिकल रेडिकलाइजेशन। और फिजिकल रेडिकलाइजेशन के अंदर ये मौलवी और जो इमाम है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और खासकर मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी रियासत के अंदर बाहर से मौलवी और इमाम क्यों आ रहे हैं? क्या हमारे यहाँ पर कमी थी मौलवी इमामों की? हाँ, हमारे जो पुराने मौलवी थे, जो हमारे वो जो मस्जिदों वगैरह में देते थे, भाषण देते थे, वो उस तहजीब को मानते जो हम कश्मीरियत कहते हैं, जहाँ सूफीज़्म मानते हैं, वो उसमें बिलीव करते थे, सर्वधर्म समभाव साहब, एवरीबॉडी इज इक्वल। पर ये जो नए आ रहे हैं, ये इतने रेडिकलाइज देमसेल्फ, दे आर रेडिकलाइज्ड, और फिर बाद में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। पहले मदरसे के थ्रू कर रहे थे, मस्जिदों के थ्रू हो रहा है, और अब तो घर घर जाकर रेडिकलाइज कर रहे हैं। एक ऐसे ग्रुप्स बना दिए इन्होंने जो कि रेडिकलाइजेशन का वहां पे एक किस्म का आपकी क्लासेस चलती हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। कश्मीर के नौगाम से भी एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है, जो ये माना जा रहा था कि ही हिमसेल्फ वाज वर्किंग इन एज ए पैरामेडिकल इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड वाज इन कांटेक्ट विद डॉक्टर राहत, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, और कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में आपत्तिजनक दस्तावेज न केवल उनसे बरामद हुए, बल्कि ऑनलाइन तरीके से अफगानिस्तान में जो हैंडलर से उनके कॉन्टैक्ट में था, ऐसे कई मॉड्यूल्स इस वक्त कश्मीर में भी काम कर रहे हैं सर। तुर्की भी गए हैं, जी 2021 में। तुर्की भी गए हैं, आईएससी हैंडलर्स के साथ उनकी बात होती रही है। ये सारी चीजें साफ जाहिर करती हैं कि इसकी जो तारे हैं अंदर नहीं है, तारे बाहर जुड़ी हुई हैं, और कंट्रोल इनका बाहर से हो रहा है। मास्टरमाइंड्स बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं, इसलिए ये कुछ भी करने को तैयार है। अब बात ये आती है कि देखिए हुआ कहाँ पे। कहते हैं कि जो एक मैरिज सेरेमनी थी श्रीनगर में एक डॉक्टर की, वहां पर ये सारा प्लान हैच किया गया। अब देखिए क्या सोच है, मॉडस ऑपरेंडी देखिए, कि एक ऐसी ओकेजन जहां पे लोग शक तक नहीं कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसको प्लानिंग करने के लिए। और जो उसमें शामिल थे, हैट्स ऑफ टू देम आल्सो, कि उन्होंने कैसे अपने आप को छुपा के रखा उस खुशी के माहौल में कि बिहाइंड द सीन हम क्या प्लान कर रहे हैं। पर चिंता का विषय है, क्योंकि हमें इन सब चीजों, इससे होगा क्या, इसका नतीजा क्या होगा? आम आदमी के ऊपर सख्ती हो जाएगी। आम आदमी जो अभी कश्मीर में धीरे धीरे
जो एक खुशी की लहर थी फैल रही थी उनमें, नॉर्मलिसी की तरफ बढ़ रहे थे, अब वो दोबारा शिकार होंगे इन चीज़ों के, क्योंकि जब शक की नज़र पड़नी है तो फिर सबके ऊपर पड़ेगी। सर, व्हाट नेक्स्ट फॉर आवर सिक्योरिटी एजेंसीज? कितनी बड़ी चुनौती आने वाले समय में उनके सामने रहेगी? देखिए, मैं तो बार-बार कहता हूँ कि जो सिक्योरिटी है या सेफ्टी है, ये एक इंडिविजुअल चीज़ नहीं है। ये एक प्रोसेस नहीं है, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर एक होल नेशन अप्रोच चाहिए हमें। हर आदमी को अलर्ट रहना पड़ेगा, हर आदमी को विजिलेंट रहना पड़ेगा और हर आदमी को एज़ फ्रंट लाइन सोल्जर अपने आप को समझना पड़ेगा अगर हम इस प्रकार के टेररिज्म को रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे बीच ही रह रहे हैं। जब हमारे बीच ही रह रहे हैं तो इनको पहचानना भी हमारा काम है। इतना आसान काम नहीं है, पर अगर हम विजिलेंट होंगे, अगर आप मान लीजिए शादी के अंदर ही कुछ लोग विजिलेंट होते और उनकी देखते, कहीं न कहीं तो अलग बैठे होंगे, कहीं न कहीं तो मिले होंगे, क्यों लोग ये इतने लोग इकट्ठे क्यों मिल रहे हैं, आफ्टर फंक्शन क्यों बैठ रहे हैं। अगर किसी तरह का इस तरह का दिमाग होता, तो वो शायद उस वक़्त ही ये लोग पकड़े जाते। तो मेरा कहना तो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का तो काम है ही है, वो तो करेंगे ही करेंगे, पुलिस भी करेगी, सब कोई करेगा। लेकिन हर शहरी को आपको एक विजिलेंट बनना पड़ेगा और आपको इस नासूर को रोकने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। आमिर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और खासकर पोस्ट दिल्ली ब्लास्ट जो नैरेटिव और खासकर जो इनसाइट्स आए हैं उस पर आपने अपना वक्तव्य दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।